बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये जो टॉपिक है अभी वो है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस करने में ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनके एडवर्स इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कंबाइनली डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं एंटीबायोटिक्स में, जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है और उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी वैरी करता है. It varies from a very minor kind of rash to very severe life-threatening angioedema and plus जो है आपका respiratory tract का edema, जो कि obviously death cause कर सकता है. So hypersensitivity is by far the most dreaded adverse effect or complication of antibiotic use. After that, the very important adverse effect after hypersensitivity is direct toxicity. कि आपके जो सेल्यूलर होस्ट है, जो आपका जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है एंटीबायोटिक का, वो इस तरह से होता है कि आपका जो एंटीबायोटिक है वो एंटर होता है बॉडी में, और आपके उस जगह जहाँ पे माइक्रोबियल एजेंट काम कर रहा है वहां तक पहुंचता है. It has to enter the microorganism and then it has to work. अच्छा, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स तो ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं. दे बाइंड टू स्पेसिफिक ड्रग टारगेट्स, और those drug targets specifically are meant for the microorganisms. That means that those kind of receptors or the drug targets are not present in the human cells, but there are again many of the targets of the drug which are present also in the human cells. वहाँ आके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि ड्रग और द केमिकल सब्सटेंस दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, इट्स basically not differentiating between the host cell or the parasitic cell. तो उसमें आके जरा सा मसला हो जाता है और आपके जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाते हैं, और उसके नतीजे में आपको डायरेक्ट सेल्यूलर टॉक्सिसिटी मिलती है. यानी आपकी जो ह्यूमन बॉडी या जो होस्ट है उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है. सो ये एक काफ़ी प्रॉब्लम है. फिर उसके अलावा ये भी मसला होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशंस कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ब्लड. अब वहाँ पे क्लियरेंस भी उतनी नहीं होती है जितनी ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक्स की क्लियरेंस हो पाती है. तो नेट रिजल्ट ये निकलता है उसकी वजह से कि आपके जो एंटीबायोटिक है वो स्टे करती है उस फ्लूइड के अंदर, और उसके नतीजे में जो डायरेक्ट वहाँ के जो जो सेल्स होते हैं उनमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. लाइक एक एग्जांपल अगर आपके सामने लिखी हुई है माइनोग्लाइकोसाइड, तो इसको क्योंकि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपकी जो हेयरिंग अफेक्ट हो सकती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के यूज से, because of the extra large concentration of antibiotics present in the air fluid as compared to the blood. तो उसके नतीजे में डिसबैलेंस होता है और ऑर्गन डैमेज हो सकता है, हेयरिंग अफेक्ट हो जाती है. सुपर इन्फेक्शंस, अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी हमने रेजिस्टेंस के हवाले से जब हम लेक्चर कर रहे थे. सुपर इन्फेक्शन का मतलब ये है कि आपकी एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा आपने बॉडी में दे दी हैं कि जिसके नतीजे में जो होस्ट है उसकी अपनी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है. अच्छा, उस इम्यूनिटी के डाउन होने के नतीजे में होता ये है कि जो लेस वल्नरेबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि आपकी फुल्ली वर्किंग जो इम्यूनिटी है उसके उसके साथ जब मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते. लेकिन चूंकि आपने एंटीबायोटिक ली हुई है और काफी लंबे अरसे से शायद ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है. तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजुअली आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी पे कभी ग्रो ना करते, वो आपकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, जो कि रेगुलर एंटीबायोटिक यूज की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, उसमें वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, फंजाइज वगैरह होते हैं, वो काफी एक पेशेंट के लिए ट्रबलसम हो जाता है. तो ये बेसिक 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम
यूजुअली एड्रेस कर रहे होते हैं, और कोशिश ये कर रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक एक मखसूस टाइम तक दी जाए और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। इसी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट आता है कि जी एंटीबायोटिक इतनी इफेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग हो और सिंगल हो और इतने टाइम के लिए दी जाए कि इन्फेक्शन को खत्म कर दे, और इतना लंबा ना दिया जाए बिला वजह, उसका जो 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 इंट्रोडक्शन है उसको इतना एक्सटेंड ना किया जाए कि वो जो है वो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करना शुरू कर दे और सुपर इन्फेक्शंस करवाना शुरू कर दे। तो ये काफी सारे जो है इश्यूज को दिमाग में रखना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं जो और बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनमें एलर्जिक रिएक्शंस हैं, ब्लड काउंट आगे पीछे हो जाता है, हेयरिंग और वर्टाइगो का प्रॉब्लम आता है, किडनी में ट्रबल्स हो जाते हैं, रैशेस आते हैं और ऑर्गन फंक्शंस टेस्ट जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्या क्या है वो आगे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जनरलाइज एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपको हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यूजुअली जो है आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कॉज करा रहे होते हैं। अब आपको मालूम है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, और ये वही रिंग है जिसको बीटा लैक्टमेज, जो कि रेजिस्टेंस के हवाले से मैंने आपसे बात भी की थी, बीटा लैक्टमेज अफेक्ट करता है और उसको जो है वो ब्रेक कर देता है, जिसके नतीजे में एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। दूसरा जो ग्रुप है सेफलोस्पोरेंस का, वो भी यूजुअली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में ही इंक्लूड होता है। तो बेसिकली दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सिवियरिटी इन द होस्ट। सेफलोस्पोरेंस एज सच इतने जो इनकी जो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन थी वो थोड़ी थी प्रॉब्लमेटिक थी, लेकिन जैसे जो बाकी की जो एंटीबायोटिक्स जो आए हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आए हैं, वो थोड़े से सेफ हैं, तो फिर भी इजीली दिए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन ग्रुप्स की ड्रग्स जो हैं। यूजुअली होता ये है कि जब बीटा लैक्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली फर्क क्या, अफेक्ट क्या है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, वो ये है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। एक मिनट, एक और नई जो चीज़ है वो शेयर करती हूँ। पहले एक चीज देख लें कि जैसे मैंने आपसे बात की थी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है। यूजुअली होता यह है कि जब बीटा लैक्टमेज एंजाइम उसके ऊपर काम करता है तो वो रिंग ब्रेक हो जाती है। जब वो रिंग ब्रेक हो जाती है तो जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनता है, जो एंटीबायोटिक का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, पेनिसिलिन मोइटी कहलाता है। इसको मेजर डिटर्मिनेंट मोइटी भी कहते हैं, एमडीएम। ठीक है जी। ये कब बनता है? जब बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि यूजुअली प्रेजेंट होते हैं पेशेंट्स के अंदर, जो कि एक्ट करते हैं एज एंटी पेनिसिलिन एंटीबॉडीज, APAs कहलाते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन इन दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर बीन एक्सपोज्ड टू पेनिसिलिन। मेजरली कहा यह जा सकता है इसके हवाले से कि जब अगर एंटीबायोटिक सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है तो मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स या मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो लोगों में ये ट्रांसफर हो रही होती है इसकी एंटीबॉडीज। अच्छा, उसमें होता उसकी वजह से ये है कि जो एंटी पेनिसिलिन एंटीबॉडीज हैं यूजुअली ये इंटरेक्ट करती हैं विद द मेजर डिटर्मिनेंट मोइटी, दैट इज पेनिसिलिन मोइटी। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से होता ये है कि जब ये दो चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन ई है ऑब्वियसली, तो आपको मालूम है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जो मैकेनिज्म है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्कस करती हूँ। एक न्यू पेज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि यूजुअली कोई सा भी से फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ आके लास्ट में एक बीटा लैक्टम रिंग लगी हुई होती है। अच्छा, अब इसके साथ होता ये है कि ये जो बीटा लैक्टम रिंग है इसके ऊपर काम करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम, और इसके नतीजे में आपका जो एंटीबायोटिक है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ठीक है जी। अब ये जो रिंग ब्रेक हुई है ना, ये जो रिंग ब्रेक हुई है
इस रिंग ब्रेक होने के नतीजे में यहाँ पे ये जो थी ये थी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी, ये रिंग प्लस इसके साथ एंटीबायोटिक हो गई है। ठीक है जी, यहाँ पर यही जो रिंग ब्रेक हुई है तो ये क्या बन गई, पेनिसिलिन मोइटी। ठीक है जी, अब ये जो पेनिसिलिन मोइटी है इसके अगेंस्ट आईजीई काम कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एंटी पेनिसिलिन एंटीबॉडीज, एपीए। अच्छा, अब ये जो चीज है हमें मालूम है कि जब भी आईजीई काम करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे, मतलब पैथोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि आईजीई की जब हम बात करते हैं तो आईजीई का काम क्या है कि वो यूजुअली आपके जो एक्टिविटी कराता है वो यूजुअली मास्ट सेल्स की डीग्रेन्युलेशन कराता है, बेसोफिल्स को एक्टिवेट करता है प्लस मास्ट सेल्स की डीग्रेन्युलेशन कराता है, बेसोफिल्स में की भी डीग्रेन्युलेशन कराता है। जो ज्यादा जो मेजर कंपोनेंट रिलीज होता है वो हिस्टामिन रिलीज होता है। आईजीई एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स, ये मास्ट सेल्स रिलीज करेंगे हिस्टामिन, एंड यू नो हिस्टामिन के रिलीज होने के नतीजे में क्या होता है, हिस्टामिन के रिलीज होने के नतीजे में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, म्यूकस सिक्रीशन होती है। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो रैशेस हो जाते हैं, पानी भरे हुए दाने निकल आते हैं पूरे स्किन के ऊपर। ठीक है जी, तो ये है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसके नतीजे में। और ये बेसिक जो पीछे बैकग्राउंड है उसके वो ये है इस एडवर्स इफेक्ट के। सो आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं और उसके नतीजे में आपको ये क्या कहते हैं रिएक्शन मिलता है। एटॉपिक में इनका कहना ये कि पॉजिटिव स्किन टेस्ट, अच्छा इसमें जो है वो ये कि पेनिसिलिन का जो टेस्ट है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पेनिसिलिन देनी होती है, उनको छोड़ के बाकी जगह पे अगर आपको पेनिसिलिन या उससे रिलेटेड ग्रुप की कोई ड्रग दे रहे हैं तो आप उसके लिए स्किन टेस्ट करते हैं। स्किन टेस्ट ये होता है कि आप एक सर्कल सा बना लेते हैं बाजू के ऊपर और उसके अंदर जो है वो छोटा सा बिल्कुल सबक्यूटेनियस पोर्शन जो है वो एंटीबायोटिक का वो इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको 1 घंटे तक देखा जाता है कि वहाँ पे खारिश, रेडनेस और हो रहा है, पेशेंट को इरिटेशन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन आ रहा है उस जगह पे या नहीं आ रहा। अगर तो ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव है और उसको पेनिसिलिन की ड्रग जो है वो नहीं लगाई जा सकती। अच्छा, ये जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट है ये उस टाइम पे होता है जब इरिटेशन या जलन वगैरह सब हो रही है। अच्छा, इनका कहना ये है कि 3 to 4 टाइम्स हायर होता है नॉन एटोपिक पेशेंट्स में एज कम्पेयर टू एटोपिक पेशेंट्स। एटोपिक क्या है कि प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगेंस्ट कॉमन एनवायरमेंटल एजेंट्स, यानी एक बंदा है उसकी पहले से प्री डिस्पोजिशन है कि वो जो भी इन्वायरमेंटल एंटीजेंस है उनके खिलाफ रिएक्शन करता है, लाइक स्नीजिंग करना, खांसी होना, व्हाटएवर। सो ये तमाम चीजें, और उसी के नतीजे में एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एस्थमा होता है, ब्लड एलर्जीज होती हैं। ठीक है जी, ऐसे लोगों में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा स्किन टेस्ट के, दे आर already predisposed to interact to react against the react against the allergens. But इनका कहना ये है कि जो नॉन एटोपिक हैं, जो इंडिविजुअल्स जो कि इस तरह के रिएक्शंस नहीं देते, उनमें 3 to 4 टाइम्स हायर होता है आपका पॉजिटिव स्किन टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके रिएक्शंस वो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन एंटी पेनिसिलिन एंटीबॉडीज फिर भी बने हुए हैं और उसके नतीजे में जो है वो इस तरह का रिएक्शन आता है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ पेनिसिलिन जो है वो 4 मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट होता है बॉडी में यूजुअली। सबसे जो हल्की तरीन, जैसे मैंने आपको कहा था, जो सबसे हल्की तरीन कंडीशन है वो ये है कि स्किन रैश होगा। स्किन रैश होता है, सर से लेके पैर तक जो है वो रेड दाने भर जाते हैं, उनमें बहुत खारिश होती है, शदीद किस्म की जलन हो रही होती है।
ठीक है जी, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। उसके बाद एंजियोडेमा एंड एनाफाइलैक्सिस है, ये बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट है। इसमें एंजियोडेमा में लिप स्वेलिंग, टंग, फेस, पेरिऑर्बिटल टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, प्लस एस्थमेटिक ब्रीदिंग होती है और जाइंट हाइव्स बन जाते हैं, यानी पूरे स्किन के ऊपर बड़े बड़े रेड पैचेस हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली इरिटेटिंग होते हैं और बहुत जलन होती है, और खारिश बहुत ज्यादा करो तो ब्लीडिंग भी हो जाती है उसमें। एनाफाइलैक्टिक या एनाफाइलैक्टॉइड रिएक्शन वेरी सीरियस फेटल रिएक्शन है, जिसके अंदर इतना सिवियर किस्म का रेस्पिरेटरी ब्लॉक होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर प्रॉपर टाइम पे उसको एंटीडोट ना कर दिया जाए तो उस सूरत में 300 डेथ्स पर ईयर बिकॉज ऑफ दिस थेरेपी यूजुअली एक जमाने तक होती रही हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस के नतीजे में। होता क्या है जी, बहुत सिवियर हाइपोटेंशन होती है और उसके नतीजे में रैपिड डेथ होती है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन है, प्रॉपर टाइम पे अगर एस्थमा का इलाज नहीं हुआ, यानी स्टेरॉइड्स नहीं दिए गए हैं या ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं दिए गए, ऑक्सीजन थेरेपी नहीं की गई है, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो सिवियर कंडीशन में आके डेथ का शिकार होता है। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस जो है, इसमें ल्यूकोपीनिया, यानी सीरम से मुराद ये है कि आपका जो ब्लड है वो बेसिकली अफेक्ट हो रहा होता है और उसके नतीजे में तमाम जो ऑर्गन्स हैं जिनमें ब्लड जा रहा है वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ल्यूकोपीनिया होता है, यानी आपके वाइट ब्लड सेल्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। अंडर द स्किन ब्लीडिंग होती है, स्मॉल पैचेस में, परप्यूरा कहलाता है। उस ब्लीडिंग स्पॉट्स में, जो क्योंकि वो खाल के नीचे पूरी हुई हुई, तो उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है, तो रैश होती है। साथ में आर्थ्रेल्जिया यानी सिवियर किस्म का जॉइंट पेन होता है, बॉडी पे एडेमा होता है और यूरिन में प्रोटीन आना शुरू कर देता है। अगर यूजुअली ये लेट रिएक्शन है, थेरेपी खत्म होने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद सिम्टम्स शुरू होते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को कि ल्यूकोपीनिया हुआ हुआ है, आर्थ्रेल्जिया हुआ हुआ है और पेटिकिया बन गए हैं, तो पेशेंट को जो है वो सबसे पहले उसकी जो पास हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा कि इसको पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन का कोई ट्रीटमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हुआ है तो फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा उसको। चौथा जो तरीका है जिससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस प्रेजेंट करते हैं वो है फीवर। रेमिटेंट या इंटरमिटेंट हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स के साथ होता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। प्रॉपर डिटेक्शन नहीं है, कमर्शियल अवेलेबिलिटी नहीं है, बेसिकली आप उसको नहीं चेक कर सकते कि पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन सेंसिटिव है या नहीं है। यूजुअली वही जो स्किन टेस्ट है उसी के थ्रू पता चल रहा होता है। जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट देना है एक पेशेंट को, तो और वो ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें पेनिसिलिन के अलावा और कोई हल नहीं है, तो जब अगर पेशेंट को पेनिसिलिन देना है तो उसको डिसेंसिटाइज करने की जरूरत है, और ये डिसेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है। इट शुड बी डन इन पेशेंट्स हु मस्ट गेट पेनिसिलिन थेरेपी। 2 कंडीशंस हैं जिनमें पेनिसिलिन थेरेपी दी जाती है, एक है endocarditis, bacterial endocarditis, and the other one is bacterial meningitis. ये 2 कंडीशंस में पेनिसिलिन दी जाती है, और पेनिसिलिन के अलावा अभी तक कोई भी ड्रग जो है वो इक्वली इफेक्टिव नहीं पाई गई है। अच्छा, उसको देना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो डिसेंसिटाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो ये है कि पेशेंट को इंटरनेशनल यूनिट्स में क्योंकि ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो यू स्टार्ट विद एक तो नंबर 1 हॉस्पिटल या आईसीयू सेटिंग रखनी जरूरी है। हर तरह की इमरजेंसी सिचुएशन जो भी होगी उससे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डील करने के लिए, लाइक आपके पास वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और जो आईवी मेडिकेशंस जो दी जा सकती हैं शॉक या इमरजेंसी की सिचुएशन में, वो तमाम मेडिकेशंस होनी चाहिए, ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद फिर जो डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ये होता है कि पेशेंट को पहले से प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद हर 1 घंटे के इंटरवल से पेशेंट को इंक्रीजिंग डोजेस लगाई जाती हैं।
लाइक जैसे मैंने कहा कि ड्रग को इंटरनेशनल यूनिट्स में देना है तो 1, 5, 10, 100 एंड 1000 यूनिट्स जो हैं वो इंट्राडर्मल लगाए जाते हैं इंजेक्शन लोअर आर्म में। उसके बाद फिर हर जो डोज है उसके दरमियान 60 मिनट्स का इंटरवल होना जरूरी है। इंटेंसिव केयर सेटिंग होनी जरूरी है। अगर इतने तक का 1000 यूनिट तक को अगर वेल टॉलरेट कर ले तो जो नेक्स्ट डोज है वो 10,000 होगी जो कि सबक्यूटेनियस जाएगी, और उसके बाद अगर वो भी बर्दाश्त हो गई तो 50,000 यूनिट सबक्यूटेनियस जाएगी। और अगर यहाँ तक पूरा कर लिया है, पेशेंट ने बर्दाश्त कर लिया है, तो उसके बाद फिर आती है 1 लाख यूनिट बीडी जो कि आईवी दी जाएगी पेशेंट को। और ये जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, एंडोकार्डाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये दोनों कंडीशन सिर्फ इसी मेडिसिन से जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, दूसरा जो तरीका है वो, अच्छा एक और चीज भी है कि ओरली पेनिसिलिन दी जाएगी व्हेन फुल डोजेस आर वंस स्टार्टेड। यानी जब ओरल पेनिसिलिन आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर फुल डोजेस शुरू करा देंगे। उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू नहीं कराना है, क्योंकि अगर आपने एक दफा डिसकंटिन्यू करके फिर दोबारा पेनिसिलिन का वो दिया, अब बीच में ऑब्वियसली आप ये समझ रहे हैं कि आपने डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अब चूंकि आपने ब्रेक कर लिया है, उसके बाद जो है वो फुल डोज आप दे सकते हैं तो वो इमीडिएट रिएक्शन कॉज करेगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज ये है कि जो पूरा जो डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है, एपिनेफ्रीन आईवी में लाइन मेंटेनेंस, इक्विपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और एक्सपर्टीज ऑफ द हैंड वो होने जरूरी हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइफ थ्रेटनिंग एंडोकार्डाइटिस मेनिंजाइटिस ये है जिनके अंदर ये आपको देना है। अच्छा, इसमें अगर ट्रीटमेंट शुरू होता है और पेशेंट को रैश शुरू हो जाता है तो आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी है, क्योंकि अगेन जो रैश है, अगर वही वाली बात है, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस की जाए तो रैश इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इन दिस सिचुएशन। एंडोकार्डाइटिस एंड मेनिंजाइटिस इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, तो उस सिचुएशन से बचाना पेशेंट को वो ज्यादा जरूरी है। तो मैक्यूलोपैपुलर रैश अगर हो भी रहा है तो आप उसको मतलब उस पर दवा रोकने की जरूरत नहीं है, उसको चलाते रहें। बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि आफ्टर 2 to 3 डोजेस जो आप की एंटीबायोटिक की गई हैं तो उसके बाद ये रैश ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि डिसेंसिटाइजेशन के बगैर अगर आपने पेनिसिलिन दे दिया और रैश हो गया तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे, उसमें पेशेंट के गुजर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दिस वाज अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि यूजुअली पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन्स में होता है। उसके बाद फिर आपके पास एक और जो कंडीशन है वो यूरिन में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की है। यूजुअली एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन होता है या डिहाइड्रेशन हुआ होता है, तो उसके नतीजे में ड्रग जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आमतौर पर सल्फोनामाइड्स जो हैं उनमें ऐसा हो रहा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है और पेशेंट को यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है और यूरिन डीआर में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो उसका जो तरीका है वो ये है कि जी आप पेशेंट को अल्कलाइन कर दें यूरिन को, यानी ऐसे एजेंट्स दें जिससे पेशेंट का जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो जाए। जैसे ही अल्कलाइन होगा तो क्रिस्टल्स, चूंकि एसिडिफिकेशन के नतीजे में और डिहाइड्रेशन के नतीजे में क्रिस्टल्स बनने शुरू हुए थे, तो अगर आप डिहाइड्रेशन खत्म कर देते हैं, बहुत ज्यादा आईवी या फ्लूइड इनटेक कर बढ़ा देते हैं, वो भी एक तरीका है क्रिस्टल्स को वॉश आउट करने का। और दूसरा तरीका ये है कि पेशेंट का यूरिन अल्कलाइन करवा दिया जाए, यानी अल्कलाइनिंग एजेंट साथ में बफर्स इस्तेमाल किए जाएं। वो जब देंगे तो यूरिन जो है वो एसिडिफिकेशन से हट जाएगा और जो क्रिस्टल्स हैं वो दोबारा से सॉल्युबल होकर और यूरिन से पास आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, यानी पीएच बढ़ा दें आप। पीएच कम होगा तो ड्रग्स एसिडिफाई करेंगी, और जैसे ही पीएच को आप बढ़ाते हैं 7+ पे ले जाते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो ड्रग जो है दोबारा से सॉल्युबल हो जाएगी और फिर एक्सक्रीट आउट हो सकेगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है हेमाटोपोइटिक सिस्टम, यानी आपका जो ब्लड सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से। सल्फोनामाइड्स यूजुअली देने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर पेशेंट ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंट है, तो उस सूरत में जो आपका जो हीमोपोएटिक सिस्टम है वो काफी अफेक्ट हो जाता है
और चूंकि इरिथ्रोसाइट्स डिपेंड ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर कर रहे होते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी है और उसमें सल्फोनामाइड्स दिया है तो फर्दर डेफिशिएंसी कॉज हो जाएगी G6P की, और उसके नतीजे में ये होगा कि चूंकि जैसे मैंने कहा कि आरबीसी डिपेंड ही सिर्फ इसके ऊपर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता तो जो जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का आरबीसी के अंदर वो खत्म हो जाता है, और आरबीसी को एटीपी की जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जिसके नतीजे में आपको हेमोलिटिक एनीमिया मिल रहा होता है। तो वो चीज को अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप अगर पेशेंट का आपको मालूम है कि उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो तरीका है वो यही है कि सल्फोनामाइड्स नहीं दिए जाएंगे, आप अवॉइड करेंगे, आप कोई ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करवा सकते हैं। डायरेक्ट टॉक्सिसिटी ब्लड सेल्स को कैसे कैसे हो सकती है, दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि बोन मैरो में डिप्रेशन कॉज करा देगा। बोन मैरो डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि बोन मैरो से आपके 3 सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अगर जनरलाइज आरबीसी डिप्रेशन हो रहा है तो आपको पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या है कि ऑल 3 सेल्स, यानी पैन ऑल ओवर के लिए इस्तेमाल होता है, एवरीथिंग या ऑल, एवरीवन पैन में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो पैन साइटो, CYTO साइटो यानी सेल्स, टीनिया यानी डिफिशिएंसी होना, तो तमाम जो सेल्स हैं यानी आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, तीनों ही की क्वांटिटी जो है वो बोन मैरो डिप्रेशन की कंडीशन में आपको मिलेगी। तो एप्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाएगा, combines when the situation is known as aplastic aplasia, ठीक है, या पैनसाइटोपिनिया। हेपेटाइटिस रेयर है, लेकिन ऑक्सीसिलिन, नेफिसिलिन जो है वो हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है, जिसके नतीजे में फिर ब्लड का जो है वो प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा हीमोस्टेसिस के जो डिफेक्ट्स हैं, यानी प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ये जो ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन जी, कार्बेनिसिलिन, पेपरासिलिन, टाइकार्सिलिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन रुकवा देती हैं, और इसके नतीजे में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा सुपर इन्फेक्शन का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ओरल पेनिसिलिन यूजुअली पैरेंटल में एज सच ये कंडीशन नहीं आ रही होती है, लेकिन ओरल पेनिसिलिन में ये है कि आपकी जो ओरल पेनिसिलिन जीआईटी से गुजरती है तो आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है जीआईटी का उसको कम कर देती है, और उसके कम होने के नतीजे में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो कि तौर पे मौजूद रहता है जीआईटी में, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के नतीजे में वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा होता, अपने टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर पा रहा होता, तो वो चीज खत्म हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन होती है उसके टॉक्सिन की, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। तो सुपर इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है ये सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। आई गेस यहाँ तक हम इस को खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसके बाद वाला वो अगली क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।